ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी मित्रों से पूछना चाहता हूं, जिसका उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य अवश्य देना। बंदूक वाले आतंकी ज्यादा खतरनाक होते हैं या फिर कलम वाले आतंकी? मुझे विश्वास है कोई भी समझदार व्यक्ति इसका एक ही उत्तर देगा, और वो है कलम वाले आतंकी ज्यादा खतरनाक होते हैं। और ये बात केवल मैंने ही नहीं, इससे पहले कई दार्शनिकों ने, विचारकों ने, लेखकों ने, विद्वानों ने कह करके रखी है, लिख करके रखी है कि भाई परमाणु हथियार तक किसी देश को, सिविलाइजेशन को पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर सकते, परंतु शब्द, कलम, इसमें इतनी ताकत होती है कि वो शब्द सिविलाइजेशंस को समाप्त कर सकते हैं। और ये हमने इतिहास में देखा हुआ है, केवल शब्दों की बात नहीं है, ये पिछले 2000 वर्षों के इतिहास में हमने देखा हुआ है। पिछले 2000 वर्षों में जिन भी प्राचीन सभ्यताओं को समाप्त किया गया, आज उन सभ्यताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। ऑब्वियसली उन सभ्यताओं को मिटाने के पीछे हत्या, लूट, बलात्कार, अत्याचार, इन सब का उपयोग किया गया, परंतु उसके बाद भी वे प्राचीन सभ्यताएं उठ खड़ी हो सकती थी। परंतु पिछले 2000 वर्षों में वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने और उसके बाद में फिल्म मेकर्स ने जो झूठ शब्दों के माध्यम से, कलम के माध्यम से स्प्रेड किया कि भाई वो प्राचीन सभ्यताएं तो बर्बर थी, घिनौनी थी, डेविल वर्शिपर्स थे। वो जिन बहुईश्वरवादी थी प्राचीन सभ्यताएं, निसर्ग की पूजा करती थी, मूर्ति पूजक थे, तो वो तो उनको ऑब्वियसली वो डेविल लगते थे, ह्यूमन सेक्रीफाइस करने वाले थे, बर्बर थे, नर बलि देने वाले थे, वगैरह वगैरह। ये जो बातें वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने, उसके बाद में वेस्टर्न फिल्म मेकर्स ने दुनिया भर में स्प्रेड की, इस कारण से आज भी विश्व भर में अधिकतर लोग ये मानते हैं कि भाई वो प्राचीन सभ्यताएं तो समाप्त होने लायक ही थी, अच्छा हो गया वो समाप्त हो गई। जिन्होंने उन सभ्यताओं को समाप्त किया वो तो उनको सिविलाइज्ड कर रहे थे, वो पुरानी सभ्यताएं तो अनसिविलाइज्ड थी। भारत में भी यही करने का प्रयास किया गया, और इसके परिणाम आज देख लीजिए। जो मैकॉले के द्वारा शुरू किया गया इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, भारत के 7.5 लाख गुरुकुलों को समाप्त करके जो ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई थी, उस समय में मैकॉले ने भी यही कहा था कि इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाली जो जनरेशन्स होंगी ना, वो बाहर से, कलर से तो भारतीय होंगी, परंतु अंदर से पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुकी होंगी। उनकी सोचने का तरीका, खाने का तरीका, बोलने का तरीका, रहन सहन का तरीका पूरी तरीके से वेस्टर्न हो चुका होगा, वो अंदर से कन्वर्ट हो चुके होंगे। और ये बातें हम देख रहे हैं आज भी। हमारे देश का जो वामपंथी है वर्ग है, जो सेक्युलर्स है, लिबरल्स है, वोक्स है, वो यही मानते हैं कि भाई हम तो साफ सफेरे वाले देश थे, हमने तो कभी सुई भी नहीं बनाई है, ये तो घिनौनी सभ्यता थी, हमारे यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी घिनौनी घिनौनी कुप्रथाएं थी, वो तो ब्रिटिश वेस्टर्न लोग थे, उन्होंने आकर के हमें सिविलाइज्ड किया, हम तो बहुत घिनौने थे भाई। आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो इस ढकोसली बातों में, जो ब्रिटिशों ने यहाँ पर स्प्रेड की अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, उसके बाद में वामपंथियों ने भी उसको और ज़्यादा रोमेटिसाइज किया और झूठ उसमें ऐड किया, इसमें विश्वास करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी हमारे देश में है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर से इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, बंदूक वाले आतंकी, जो इन इस्लामिक आतंकियों ने हमारी माताओं बहनों के माथे से सिंदूर मिटाया, उनका वो जो आतंक है वो आंखों से दिखाई दिया। उस कारण से भारतीय सेना ने उस पर कार्रवाई भी की। उन आतंकियों का उद्देश्य क्या था? जिन्हें वो नॉन बिलीवर्स मानते हैं, काफिर मानते हैं, उनके मन में जो नॉन बिलीवर्स के प्रति घृणा भरी हुई है, उन नॉन बिलीवर्स के सिंबल्स को वो मिटाना चाहते हैं। कुछ लोग आतंक के माध्यम से मिटाना चाहते हैं, कुछ लोग मिशनरीज आदि कन्वर्ट करके मिटाना चाहते हैं उन प्राचीन सभ्यताओं के सिंबल्स को, जो पिछले 2000 वर्षों का इतिहास है। तो उन बंदूक वाले आतंकियों ने सिंदूर को मिटाना उनका उद्देश्य था, हिंदू सिंबल्स को मिटाना या नॉन बिलीवर्स को टारगेट करना उनका उद्देश्य था, जो उन्होंने किया। पर उनकी हिंसा दिखाई दी, भारतीय सेना ने उन पर कठोर कार्रवाई भी की, जो अभी भी वो कार्रवाई चल रही है, हम देख रहे हैं। परंतु आप देखिए, जो वोक प्रोपेगेंडिस्ट कह लीजिए, वोक आतंकी कह लीजिए, कलम वाले आतंकी कह लीजिए, अर्बन नक्सल्स कह लीजिए, जो भी शब्द आप उपयोग कर लीजिए, इन्होंने अपनी कलम के माध्यम से, अपनी शब्दों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से पिछले कुछ दशकों में कई जनरेशन्स को, अलग अलग जनरेशन्स के कई वर्गों को, एक बहुत बड़े वर्ग को अपनी पहचान से, अपने सिंबल्स से तोड़ दिया है। उन सिंबल्स को समाप्त करने में ये कलम वाले आतंकी बहुत सफाई से सफल हुए हैं।
और वो भी पूरा इमोशनल ब्लैकमेल करके, ऐसे ऐसी कहानियाँ लिख करके, ऐसा ऐसा झूठा इतिहास लिख करके, उस झूठे इतिहास को रोमेटिसाइज करके जनरेशंस को हिंदू सिंबल से इन कलम वाले आतंकियों ने तोड़ दिया है। और इनका ये जो आतंक है ना, वो तो आंखों से दिखता भी नहीं है, हाँ उसके परिणाम दिखते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग जनरेशन ऐसी है जो अपनी ही सिंबल से, अपनी ही देश से, अपनी ही पहचान से, अपनी ही संस्कृति से हेट करती है, उनके अंदर वो घृणा भरी हुई है। तो उसके पीछे वही शब्द है, वो कलम है जो इन कलम वाले आतंकियों ने वो शब्द लिख करके रखे, वो कहानियाँ लिख करके रखी, उस पर जो फिल्में बनाई हुई है उनमें इमोशनल ब्लैकमेल कर करके अपनी ही पहचान से, अपनी ही सिंबल से हेट करना सिखाया है पिछले कुछ दशकों में। और ऐसे कलम वाले आतंकियों से, अर्बन नक्सल से, वोक प्रोपेगेंडिस्टों से बॉलीवुड भरा हुआ है। अधिकतर यहाँ के फिल्म मेकर्स, कलाकार, अधिकतर, मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि केवल 70-80% नहीं, लगभग 90 से 95% फिल्म मेकर्स या जिनका इस इंडस्ट्री पर वर्चस्व है, ऐसे कलाकार, फिल्म मेकर्स आदि, प्रोडक्शन हाउस आदि, वो इसी प्रकार की अर्बन नक्सल मेंटेलिटी से, कलम वाले आतंकियों की मेंटेलिटी से, वोक प्रोपेगेंडिस्ट मेंटेलिटी से, वोक मेंटेलिटी से ये इंडस्ट्री भरी हुई है। और केवल बॉलीवुड ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में, 10-12 वर्षों में जो मलयालम और तमिल फिल्म इंडस्ट्री है ना, वहाँ पर भी इसी प्रकार के वामपंथी वोक मेंटेलिटी वाले फिल्म मेकर्स का वर्चस्व बढ़ गया है। और इसी कारण से इनके कंटेंट में आपको जगह जगह पर जस्ट यही सब देखने को मिलेगा, हिंदू सिंबल्स के प्रति घृणा स्प्रेड करना, किसी ना किसी प्रकार से छाती कूटना सिखाना अगली जनरेशन्स को। और इसके भयावह परिणाम इतने हैं कि जस्ट ऑपरेशन सिंदूर ये नाम भी रखा जाता है ना, तो हमारे देश के फेमिनिस्टों को पेट में मरोड़े उठने लगती है। और ये केवल कुछ फेमिनिस्टों की बातें नहीं है, ऐसी विचारों वालों से पूरी इंडस्ट्री भरी हुई है। आपने ऑपरेशन सिंदूर नाम के बाद में कुछ वोक फेमिनिस्टों का रोना धोना अवश्य सुना होगा। फ़र्क बस इतना है कि इस बार वो ज़्यादा उछल कूद नहीं मचा पाए वोक फेमिनिस्ट। हालांकि वो बदले हैं अंदर से, ऐसी बात नहीं, पर इस बार वो खुलकर ही बातें नहीं बोल पाए। कुछ लोगों ने बोला भी, कुछ फेमिनिस्टों ने, तो बाद में उनकी आलोचना हुई तो उन्होंने अपने अकाउंट को ही प्राइवेट कर लिया। जैसे कि एक ट्वीट आपने पढ़ा ही होगा ऑपरेशन सिंदूर नाम के बाद में, ऑन प्रिंसिपल आई ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली टू द लेबल ऑपरेशन सिंदूर, इट रिक्स ऑफ पेट्रियार्की, ओनरशिप ऑफ वुमेन, ऑनर किलिंग्स, चेस्टिटी, सेक्रेलाइजिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड सिमिलर हिंदुत्व ऑब्सेशन। इसके अलावा एक और आपने पोस्ट ट्वीट देखा होगा, एंड जस्ट बाय द वे द नेम ऑपरेशन सिंदूर इज सो सिकनिंग एंड हॉरिफाइंग इफ यू थिंक अबाउट द implication for a second. The Hindutva ideology is obsessed with claiming for itself this imagined ownership of the subcontinent, and the naming is not a coincidence. Sick to my stomach. ऐसे और भी कई सारे पोस्ट ट्वीट्स वगैरह किए गए थे। जैसा कि मैंने कहा, इस बार ज़्यादा वो खुलकर नहीं बोल पाए क्योंकि देश की भावनाएं ऐसी थी इस बार की, इस प्रकार का कोई भी आलोचना लोग नहीं सुनना चाहते थे। इस कारण से फिर अकाउंट प्राइवेट करने पड़े या चुप रहना पड़ा फेमिनिस्टों को। परंतु भले ही अभी ये चुप है, परंतु आप देख लेना आने वाले समय में फिल्मों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, यही जो ये कहा ना, सेक्रेलाइजिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, भाई विवाह की संस्था है ही पवित्र, उसको क्या पवित्र करने की बातें कर रहे हो? विवाह की संस्था पवित्र ही है। और इसी कारण से मैं कहता हूँ कि भाई लिबरल्स, वोक्स, वो चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उन्हें विवाह की संस्था से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि भाई उनके अनुसार विवाह की संस्था तो पवित्र है ही नहीं ना? उसका तो महिमा मंडन या उसको पवित्र दिखाया नहीं जाना चाहिए, उसको पवित्र सोचा ही नहीं जाना चाहिए उसके बारे में कुछ अच्छा। तो जो वोक है ना, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उन्हें विवाह की संस्था से दूर ही रहना चाहिए। उनको जो भी अपना खुलकर लाइफ जीनी है ना, वो जियो भाई, अपने अपने पर्सनल लाइफ में जियो। विवाह की संस्था से ऐसे लोगों को दूर ही रहना चाहिए। विवाह की संस्था पवित्र ही होती है। सनातन संस्कृति में एटलीस्ट विवाह के बंधन को पवित्र ही माना जाता है, और वहाँ पर दोनों का ही, पति का भी और पत्नी का भी, दोनों की ही अपने अपने कर्तव्य होते हैं। और जो बात मैंने कही ना कि इन फिल्म मेकर्स ने जनरेशंस को हिंदू सिंबल से तोड़ा है। आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले मैंने एक रील बनाया था, वो ये रील आप देखिए। लिबरल्स और वोक्स के जो डबल स्टैंडर्ड्स है वो हिंदू संस्कृति को लेकर और अन्य रिलीजन को लेकर कैसे बदल जाते हैं, ये देखिए। जब पारंपरिक वेशभूषा हमारे भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई होती है, तब तो वो बिल्कुल उसको सहन नहीं कर पाते। कहीं पर एयरपोर्ट पर शंख की प्रतिकृति बनी हुई होती है तो भी उनकी आंखों में वो चुभने लग जाती है। हमारे कल्चर से जुड़ी हुई कोई भी बात कोई फिल्म में अगर प्राउडली दिखाता है तो उस फिल्म मेकर को तो ये टारगेट करते हैं। इवन SS राजामौली जी
इतने बड़े फिल्म मेकर, उनको तक नहीं छोड़ता ये इकोसिस्टम, ये हमने देखा है ना। और इसी के अगेंस्ट आप ये वीडियो देखिए, मुल्क जैसी फिल्म जब रिलीज हुई थी तो उस समय उसके क्रिएटर्स के द्वारा कैसा वीडियो डाला गया था, आप देखिए। इसको जरूर बुर्का पहनने के लिए फोर्स किया होगा। क्या बुर्का पहनना मेरी अपनी चॉइस नहीं हो सकती? अब देखिए, ये बात बिल्कुल अच्छी है कि लिबरल्स सबकी चॉइस का सम्मान करते हैं, पर ये सम्मान जब हिंदू संस्कृति की बात आती है, हिंदू संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा हो, पारंपरिक खाद्य संस्कृति हो, हमारा कल्चर हो, या हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए त्योहार हो, पर्व हो, तब ये सम्मान कहाँ चला जाता है। अब इस छोटे से 1 मिनट के रील से सेक्युलर्स, वामपंथी, वोक्स, इनकी मेंटेलिटी आप समझ गए होंगे। एक तरफ तो एक मुस्लिम महिला को ये दिखाते हैं बुरके में पूरी तरीके से, और उसको वो रोमांटिसाइज करेंगे, प्रमोट करेंगे कि भाई क्या ये मेरी पर्सनल चॉइस नहीं हो सकती। मतलब एक मुस्लिम स्त्री को पूरे एक कंजर्वेटिव वातावरण में भी उसको खुश दिखाएंगे और ये बताएंगे उसको कि तुम्हें इस वातावरण में खुश रहना चाहिए और ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस करके इन बातों को वो प्रमोट किया जाएगा। परंतु दूसरी तरफ मंगलसूत्र हो, सिंदूर हो, इसको घिनौने पेट्रियार्कल प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं यही फिल्म मेकर्स। इनके अनुसार 16 श्रृंगार, उसमें फिर कंगन, मंगलसूत्र, जोड़े, पायल, सिंदूर आदि जो भी 16 श्रृंगार में हमारे गहने आदि आते हैं, उनको ये घिनौने पितृसत्तात्मक समाज के अत्याचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आपने बुलबुल फिल्म देखी होगी, मैंने उस समय आलोचना की थी। बहुत सारे जो हिंदू सभ्यता के कल्चरल जेनोसाइड के लिए काम करने वाले जो एलिट क्रिटिक, वो क्रिटिक्स वगैरह है, ये पूरा लेफ्ट का इकोसिस्टम है, उन्होंने बुलबुल फिल्म को बहुत प्रमोट किया था क्योंकि ऑब्वियसली वो हिंदुओं के कल्चरल जेनोसाइड के उद्देश्य से बनी हुई फिल्म थी। उसमें जो पाँव में जोड़े पहने जाते हैं ना, उसके बारे में भी ये बताया था कि भाई वो महिलाओं को बांध कर रखने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी जोड़े पाँव में डालने की। 16 श्रृंगारों का अपना महत्व है, उसके पीछे शास्त्रों में पूरा उसके बारे में बताया गया है कि पायल पहनने के क्या फ़ायदे हैं, कमर के नीचे चांदी क्यों पहनी जाती है, कमर के ऊपर सोना क्यों पहना जाता है, और जो शीत चांदी का जो गुणधर्म होता है वो शीत होता है, सोने का उष्ण होता है। तो कमर के ऊपर जब हम सोना पहनते हैं, चाहे मंगलसूत्र में या और भी कानों में, जो भी सोने के आभूषण कमर के ऊपर पहने जाते हैं और कमर के नीचे चांदी पहनी जाती है, तो जो शीत उष्ण को खींचता है और उष्णता शीत को खींचती है। तो कमर के नीचे जब चांदी होती है और ऊपर सोना होता है, तो जो नीचे की शीतलता है चांदी की, उसको ऊपर खींचती है वो सोना, और चांदी उष्णता को, ऊपर की गर्मी को, जो उष्ण गुणधर्म है सोने का, उसको नीचे खींचती है पैरों के तरफ। तो उसके अपने एक आभा ओरा होती है, विद्युत ओरा होती है आभूषणों की, गहनों की। उसके पीछे पूरा एक विज्ञान है 16 श्रृंगारों के पीछे का भी। और स्त्री नहीं, पुरुषों में भी जो चोटी रखी जाती है, तो सेंसिटिव बने ये भाग सर की चोटी का, जो केंद्र वहाँ पर होता है 7 चक्रों में से कुंडलिनी योग के, आप अगर उसका अभ्यास करेंगे तो जो केंद्र है यहाँ पर उसका विकसित हो, सेंसिटिव हो ये पार्ट, ताकि बुद्धि का भी विकास होने में उससे फ़ायदा मिलता है। तो चोटी रखा जाना, तिलक रखा जाना, और भी जो भारतीय वेशभूषा है, परिधान है, सर पर पगड़ी बांधने के भी, सर को ढके रहने के भी फायदे आपको शास्त्रों में पढ़ने को मिल जाएंगे। सर को अधिक समय तक खुला नहीं रखा जाना चाहिए, उसको सर पर कुछ ना कुछ बांध कर रखने के भी अपने फ़ायदे होते हैं। तिलक लगाना हो, जनेऊ हो, धोती पहनना हो, कुर्ता पहनना हो, चोटी हो, उसके भी अपने फ़ायदे बताए गए हैं। परंतु हिंदू सिंबल्स को हमेशा से ही नकारात्मकता के साथ में इस इंडस्ट्री के कलम वाले आतंकियों ने, वोक आतंकियों ने जोड़ करके दिखाया है। और आप देख लीजिए, आप अपनी आंखों के सामने एक चित्र खड़ा करिए, आंखें बंद करिए, और मैं जैसा बोलता हूँ आप इमेजिन करिए कि एक पुरुष पात्र को इमेजिन करिए जिसने सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ है, नीचे सफ़ेद पैंट या सफ़ेद धोती है, सफ़ेद कुर्ता है, गले में भगवा गमछा डाला हुआ है, और मर्दानी मूछें हैं ऐसी बड़ी, और माथे पर ऐसा कुमकुम का लंबा तिलक लगाया हुआ है। आप एक ऐसा चित्र अपनी आंखों के सामने ला करके इमेजिन करिए। क्या मन में आया कि अवश्य कोई गुंडा होगा, बराबर ना। 70-80 के दशक के बाद में बॉलीवुड में हमेशा से ही गुंडा अगर उन्हें दिखाना होता है, कोई नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना होता है, तो इसी प्रकार का वो जस्ट दिखाते हैं। सफ़ेद कुर्ता पैजामा या धोती होगी, भगवा गमछा होगा, मर्दानी मूछें होंगी, कुमकुम का ऐसा टीका होगा, और घिनौने पितृसत्तात्मक समाज के दरिंदे के रूप में या किसी बलात्कारी के रूप में, अत्याचारी के रूप में उस पात्र को वो हमेशा से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हिंदू सिंबल्स को हमेशा से ही नकारात्मकता के साथ में दिखाना, 16 श्रृंगारों को पेट्रियार्की के अत्याचार के रूप में दिखाना, और विवाह की संस्था इन्हें हमेशा से ही घिनौनी लगती है, और इसी कारण से विवाह की संस्था को ही बर्बाद करने के पीछे ये लोग पड़े हुए होते हैं। एक
काल्पनिक पेट्रियार्की का हवा खड़ा करने के पीछे ये पड़े हुए होते हैं। और लाइन से बॉलीवुड की फिल्म में इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही में अगर आई हुई मैं उदाहरण दूं तो छोरी 2 को आप देख लीजिए, उसका पहला पार्ट उसका हमने रिव्यू किया हुआ है, उसमें भी हमने इन सब बातों के बारे में चर्चा की हुई थी जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ चोरी के फर्स्ट पार्ट के रिव्यू में। खौफ को आप देख लीजिए, इनके अनुसार हर मर्द कुत्ता होता है। जस्ट यही मेंटेलिटी से ये कहानियाँ, कैरेक्टर्स वगैरह लिखते हैं। और विवाह की संस्था, पति को या तो ये अपनी फिल्मों में नपुंसक दिखाएंगे या फिर वैवाहिक बलात्कारी दिखाएंगे, और इसकी आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करेंगे। आप वो डॉली किटी और उनके हसीन सपने या ऐसी कुछ वो जो फिल्म थी उसको याद कर लीजिए। पति को वही नपुंसक दिखा दिया, वो बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा हिंदू पति। उसकी पत्नी जो राधा नाम की पत्नी है वो कोई अंसारी नाम के डिलीवरी बॉय के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है और पहली बार उसको ऑर्गेज़म होता है, चरम सुख प्राप्त होता है। तो ये वही पति या तो नपुंसक होगा या काम में बिजी होगा या वो बिस्तर पर खुश नहीं कर पा रहा, उसकी आड़ में पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को जस्टिफाई करना। और बॉलीवुड के तो केवल कोई बी ग्रेड एक्ट्रेसेस वगैरह नहीं, ए लिस्टर एक्ट्रेसेस ने पिछले कुछ 2-3 वर्षों में इस प्रकार के बयान दिए हुए हैं कि भाई भारत में तो ऑर्गेज़म इनइक्विलिटी है। यहाँ पर तो 70 से 90% महिलाओं को कभी ऑर्गेज़म हुआ ही नहीं, उनके पतियों ने कभी उनको बिस्तर पर खुश किया ही नहीं है। तो वो क्या अभी वो कौन था लेटेंट या टैलेंट पता नहीं कौन सा वो शो था ना, इंडियाज़ गॉट जो भी है, उसमें वही 6 इंच वाले इनको चाहिए ताकि ऑर्गेज़म इनइक्विलिटी से लड़ना है। ये टिपिकल मेंटेलिटी। विवाह के संस्था में बंधना नहीं है, कमिटमेंट में जाना नहीं है, कर्तव्य का पालन करना नहीं है, पति के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, परिवार के प्रति हो, कर्तव्यों से दूर भागना है। हमें बस सेक्सुअल लिबरेशन चाहिए, 6 इंच वालों को ढूंढकर ऑर्गेज़म इनइक्विलिटी से लड़ना है हमें। हाँ, ये इनका स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना होता है। सही मायने में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट कौन था पता है? हमारी पिछली जनरेशन की माताएं बहनें, हमारी उसकी पिछली जनरेशन दादी नानी आदि, वो सही मायने में स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट थे। घर में डोमिनेट करते थे, होम मिनिस्टर थे घर में, उनकी बोलने से ही घर चलता था। आज भी अधिकतर परिवारों में जो ट्रेडिशनल परिवार है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, अधिकतर सामान्य हिंदू परिवारों में इसी प्रकार का चित्र आपको देखने को मिलेगा, कुछ इनकी एलिट सोसाइटीज़ को छोड़ करके। और जो मैंने पुष्पा के रिव्यू में भी एक बात कही थी, जतरा वाला सीन याद करिए, जब रश्मिका मंदाना के पात्र को देवी माँ के सामने जाती ही पता चलता है कि वो गर्भवती है। जब वो बेहोश हो रही है, मूर्छित हो रही है, उसमें उसके आजू बाजू में वो वृद्ध दादी वगैरह दिखाई है, जो वृद्ध महिलाएं हैं गांव की। वो तुरंत देखिए पुष्पा है, उसके आजू बाजू में पुष्पा के लड़के खड़े हैं, उनको एकदम ऐसे ऑर्डर करती है, जाए चलो निकलो तुम सब पुरुष लड़के यहाँ से, सब निकलो यहाँ से। तो एक स्त्री है गांव की, वृद्ध महिला है, पर किस प्रकार से डोमिनेट कर रही है, इतने बड़े बड़े पुष्पा जैसा इतना बड़ा जिसके सामने सब दब कर रहते हैं, पर वो दादी। ये सही मायने में स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट महिला का लक्षण है कि वो इतने बड़े बड़े पुरुष, वो चाहे कोई कितना भी बड़ा हो अपने फील्ड में, उनको तक अपनी उंगली पर ऑर्डर देती है, चल तुम निकलो यहाँ से, चल तू निकल यहाँ से, चल लड़के। तो ये इस प्रकार की दादी नानी हमने हमारी गांव में महिलाओं को हमेशा से देखा हुआ है। वो सही मायने में स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन थी। उन्होंने अपने पति के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम किया, चाहे वो खेत में काम करना हो या दूसरा जो भी काम करना पड़े, कमिटेड थे वो। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स को फेस किया, एडजस्ट किया अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। वो चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों ने ही अपने अपने कर्तव्यों का पालन किया था, क्योंकि विवाह के पवित्र बंधन को वो समझते थे। पति भी अपने पत्नी के प्रति कर्तव्यों को समझता था, और इसी कारण से मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को एक सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन दे सकूं, इसके लिए पति भी परिश्रम करता था, पत्नी भी उसके कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करती थी। तो वो सही मायने में स्ट्रांग इंडिपेंडेंट महिलाएं थी। आज की जो फेमिनिस्ट जो अपने आप को बड़ा स्ट्रांग इंडिपेंडेंट कहती है, काहे की स्ट्रांग इंडिपेंडेंट? बस अपने बाहर का शरीर को ठीक ठाक दिखाना, चमक धमक दिखाना, ग्लैमर, पता नहीं कौन सी सर्जरीज करके, बोटॉक्स प्लास्टिक सर्जरी या पता नहीं सिलिकॉन की थैलियाँ शरीर पर लटका कर, ये स्ट्रांग इंडिपेंडेंट होना होता है। काम वासना के पीछे भागना स्ट्रांग इंडिपेंडेंट होना होता है। अपने विवाह के कर्तव्य, पति के प्रति कर्तव्य को छोड़कर ऑर्गेज़म इनइक्विटी से लड़ना 6 इंच वालों को ढूंढकर, ये स्ट्रांग इंडिपेंडेंट होना होता है। ये तो मन का गुलाम बनना है, ये तो वासना का गुलाम बनना है। काहे का स्ट्रांग इंडिपेंडेंट? स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बनने के नाम पर हमारी बहन बेटियों को विवाह के संसार से दूर करके उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फेमिनिस्ट। सही मायने में एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं ना,
उनको कॉर्पोरेट मजदूर, ड्रीम्स को फॉलो करने के नाम पर कॉर्पोरेट मजदूर बना रहे हैं। भाई काम करने से कोई मना नहीं कर रहा, कोई फेमिनिस्टों ने कोई बड़ा लिबरेट किया समाज को इस कारण से महिलाएं आज काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमेशा से यहाँ पर महिलाएं, सैकड़ों नहीं उससे भी पहले से, सैकड़ों वर्षों से नहीं उससे ही पहले से महिलाएं हमेशा से अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती आई है इस भारत भूमि में। फेमिनिस्ट ने कोई लिबरेट नहीं किया, इन्होंने जस्ट विवाह की संस्था से तोड़ा है, क्योंकि विवाह की संस्था इनको पवित्र नहीं लगती, घिनौनी लगती है, घिन आती, क्योंकि भाई वहाँ पर तो कमिटेड रहना पड़ेगा ना, अपने कर्तव्य पालने पड़ेंगे ना, अपनी मन की इच्छाओं के ऊपर कर्तव्यों को रखना पड़ेगा ना। पर इनको तो इच्छाओं का गुलाम बनना है, और इच्छाओं का गुलाम बनने को ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना कहते हैं। और फिर अपने इस लाला लैंड में रह करके काल्पनिक कहानियाँ लिखेंगे, कभी सत्य प्रेम की कथा लिखेंगे, कभी रॉकी रानी लिखेंगे, कभी पिंक लिखेंगे, कभी थप्पड़ लिखेंगे, कभी क्रिमिनल जस्टिस का सेकंड पार्ट लिखेंगे, सेकंड सीजन लिखेंगे, कभी डॉली किटी लिखेंगे, कभी छोरी लिखेंगे, कभी छोरी 2 लिखेंगे, कभी खौफ लिखेंगे, कभी 4 मोर शॉर्ट्स लिखेंगे, कभी थैंक यू फॉर कमिंग लिखेंगे। बोलने के लिए तो बहुत सारी ऐसे कंटेंट का उदाहरण दिया जा सकता है। ये इनके अनुसार स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना है, जो हमेशा डिप्रेस रोतड़ू चेहरे लेकर के छाती कूटते रहेंगे, ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट होना है। भाई हमने तो स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हमारी माताओं बहनों को, दादी नानी आदि को देखा हुआ है, जिन्होंने छाती ठोक करके मुश्किलों का सामना किया, अपने पति के कंधे के साथ कंधा मिलाकर परिवार के कर्तव्यों का पालन किया है। तुम काहे कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट फेमिनिस्ट, जिनको ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनकर के पेट में मरोड़े उठती है, जिनको हिंदू सिंबल से घृणा आती है। तो उन बंदूक वाले आतंकियों ने तो कुछ माथों से सिंदूर हटाया, परंतु इन कलम वाले नक्सलियों ने तो कई जनरेशंस को हिंदू सिंबल से तोड़ा है, स्त्री हो या पुरुष हो। उन्हें अपने ही देश से, अपनी ही सभ्यता से घृणा करना सिखाया है। तो अभी जो मैंने पिछले सप्ताह वीडियो बनाया था ना कि बॉलीवुड के 15 से ज़्यादा प्रोडक्शन हाउस ऑपरेशन सिंदूर नाम का कॉपीराइट लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, भागदौड़ मची हुई है इनके बीच में कि ऑपरेशन सिंदूर का टाइटल हमें मिल जाए। अरे सिंदूर की महिमा क्या है वो तुम समझते हो? एक हिंदू विवाहित हिंदू स्त्री के लिए सिंदूर का महात्मा क्या है, मंगलसूत्र का महात्मा क्या है, विवाह की संस्था का पवित्र क्या होता है, ये समझ में भी आता है। सेक्रेलाइजिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, इससे तुम्हें घिन आती है विवाह की संस्था से। इस मेंटेलिटी के लोगों से भरी हुई जो इंडस्ट्री है, तुम लोग क्या ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर फिल्म बना रहे हो? तुम वहाँ पर भी जैसे गुंजन सक्सेना ने तुमने झूठा पूरा भारतीय सेना का चित्रण किया था ना, जिसमें हमारे भारतीय सेना की ही महिला अधिकारियों ने उसकी आलोचना की थी, पर गुंजन सक्सेना में भी इन्होंने क्या किया था? पेट्रियार्की का हवा खड़ा किया था। वहाँ पर भी झूठ, सब कुछ झूठ। ये भारतीय सेना को तक नहीं छोड़ते भाई। गुंजन सक्सेना जैसी सत्य घटना बता करके उसके आड़ में अगली जनरेशन को पेट्रियार्की के नाम से छाती कूटना सिखाते हैं गुंजन सक्सेना बना करके। तो ऑपरेशन सिंदूर बना करके भी तुम सिंदूर हो, मंगलसूत्र हो, इसको पेट्रियार्की के घिनौने प्रतीक के रूप में ही दिखाओगे? क्यों नहीं दिखाओगे? जब गुंजन सक्सेना जैसी फिल्म में तुम अपना प्रोपेगेंडा चला सकते हो, तो ऑपरेशन सिंदूर में क्यों नहीं चलाओगे? तुमको तो घिन आती है ना हिंदू सिंबल से। मुझे आप बताइए 2010 के बाद में, जो भी मित्र वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, 2010 के बाद में आपने कौन सी ऐसी फिल्म देखी बॉलीवुड की मेन स्ट्रीम फिल्म जिसमें जो लीड एक्ट्रेस है, जो मुख्य महिला पात्र है ना फिल्म का, उसको आपने भारतीय वेशभूषा में देखा हो? मुझे आप बता दीजिए। याद आ रहा है कोई नाम? मुझे नहीं याद आ रहा भाई। हाँ, मैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की लाइन से फिल्में बता सकता हूँ, बताने की भी क्या आवश्यकता है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की 90 से 95% फिल्मों में आपको अधिकतर जो फीमेल लीड कैरेक्टर है वो भारतीय वेशभूषा में ही आपको देखने को मिलेगा। एक ट्रेडिशनल फैमिलीज को सम्मान के साथ में ही प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय गांवों का चित्रण सम्मान के साथ में ही आपको देखने को मिलेगा तेलुगु फिल्मों में। और इसको टारगेट करने के लिए फिर वो जो बुद्धि भ्रष्ट हो चुके एलिट क्रिटिक है, वो कहीं से दाबिड़ी दिबिड़ी सॉन्ग लेकर के आ जाएंगे और उसको एक सॉन्ग को सामने रख करके फिर वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएंगे। और ऐसे लोगों को कोई तो उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, मूर्ख लोग होते हैं ऐसे। मुझे कोई उत्तर दे दे 2010 के बाद में बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम फिल्में हैं उसमें से किस फिल्म में आपने फीमेल लीड कैरेक्टर को प्रॉपर भारतीय वेशभूषा में देखा, मंगलसूत्र सिंदूर के साथ में, उसे सम्मान के साथ में दिखाया गया? और बता दीजिए मुझे कोई। इक्का दुक्का एक्सेप्शन ऑब्वियसली शायद कहीं से मिल जाए, परंतु एक्सेप्शन को जनरलाइज थोड़ी कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का मुख्य टारगेट क्या रहा है? हिंदू सिंबल्स को टारगेट करना। उनसे उन्हें घिन आती है क्योंकि अंदर से कन्वर्ट हो चुके होते हैं ना भाई। जैसे कि मैकॉले ने कहा था, इस एजुकेशन सिस्टम से निकलने वाली जनरेशन रंग से, बाहर से तो, और ये तो अपने आप को, उनको अपने रंग से भी घिन आती है। प्लास्टिक सर्जरी वगैरह पता नहीं क्या क्या कर करके उनको अपना रंग भी चेंज करते हैं और दुनिया को ज्ञान देंगे रेसिज्म के बारे में, रंग भेद के बारे में, सेक्सिज्म के बारे में, बॉडी शेमिंग के बारे में दुनिया को ज्ञान देंगे। अरे सबसे ज़्यादा ये बॉडी शेमिंग या रेसिज्म वगैरह इसके ज्ञान की आवश्यकता तुम्हारी इंडस्ट्री को है।
तुम्हारी इंडस्ट्री के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स तुमने सेट किए हुए, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। हमने तो हमारी दादी नानी मौसी वगैरह इन सब को, हमने तो भाई किसी को ऐसे शरीर के पीछे पागल नहीं देखा जो जिम में जाकर के अपने गुप्तांगों के उभारों को उभारने के पीछे पागल हो। हमने तो नहीं देखी भाई ऐसी जनरेशन हमारी पिछली की। तुम्हारी जनरेशन की, अभी की तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम है कि तुमने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को गलत तरीके से सेट किया हुआ है। तुम जीरो फिगर के पीछे ऑब्सेस्ड हो और ये बनाने चले ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म। इसी कारण से इस इंडस्ट्री पर ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से अर्बन नक्सल माइंडसेट के लोगों से भरी हुई है, जिनका एकमात्र उद्देश्य विवाह की संस्था को बर्बाद करना, पारिवारिक व्यवस्था को बर्बाद करना, हिंदू सिंबल्स को टारगेट करना। इस इंडस्ट्री ने जितने लोगों को हिंदू सिंबल्स से दूर किया है ना, उतने तो आतंकियों ने और मिशनरियों ने भी नहीं किया होगा। विश्वास से कह सकता हूं मैं, आतंकी और मिशनरी भी, इसी कारण से मैंने कहा बंदूक वाले आतंकी या जो कुछ बांट करके लोगों को कन्वर्ट करते हैं धोखे से, उससे भी ज़्यादा खतरनाक ही कलम वाले लोग हैं। वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, क्योंकि अपने कलम से ऐसी ऐसी कहानियाँ लिखते हैं, ऐसा ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे, कभी लापता लेडीज़ बनाकर, कभी छोरी बनाकर, कभी खौफ बनाकर, कभी क्या बनाकर, पिंक थप्पड़ वगैरह इमोशनल ब्लैकमेल कर करके छाती कूटने वाले वोक एक्टिविस्ट तैयार कर रहे हैं ये इंडस्ट्री। बाकी दोस्तों, आप सभी मित्रों से प्रार्थना है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना, और इस पूरे विषय पर आप सभी मित्रों के क्या विचार है मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।